आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन को जानने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन क्या है। स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन जो है वो लार्ज नंबर के फैक्टोरियल्स की अप्रॉक्सीमेशन है ताकि हम उन फैक्टोरियल्स को आसानी से कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि लार्ज नंबर का जो फैक्टोरियल्स होता है उसको अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत यानी लेबोरियस किस्म का प्रोसेस होता है। स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स में हम लार्ज नंबर्स को डील करते हैं और जो स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन है तो हमें स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन में जो भी हम प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं बहुत हेल्पफुल होती है। अब स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन है क्या? सपोज़ हमारे पास कोई n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं या कोई भी n नंबर हैं हमारे पास, और n जो है वो बहुत लार्ज है। कंडीशन क्या है? n इज़ वेरी लार्ज। तो अगर मैं n का फैक्टोरियल लेता हूँ, n फैक्टोरियल, तो वो बराबर होगा n की पावर n मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस n। अगर मैं उसी n फैक्टोरियल का नेचुरल लॉगरिथम ले लेता हूँ तो वो नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल बराबर होगा n ln n माइनस n के। तो ये स्ट्रेलिंग अप्रॉक्सीमेशन है, यानी हमारे पास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए कहीं पर भी अगर n फैक्टोरियल से वास्ता पड़े तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं, और कहीं पर भी अगर हमें नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n फैक्टोरियल से वास्ता पड़े तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को की कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर देगा। अब किसी भी नंबर की फैक्टोरियल जो है वो बाय डेफिनेशन क्या होता है कि n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन, n माइनस टू अप टू सो ऑन, और n में 3 2 n 1। अगर ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में था, अगर इसी को हम फैक्टोरियल को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो वो हमारे पास इस शेप में आएगा। ये हमारे पास क्या है? फैक्टोरियल की असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है। चलें अब हम नेचुरल लॉगरिथम लेते हैं दोनों साइडों पे। अगर यहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पे नेचुरल लॉगरिथम लेंगे तो ln फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहाँ पर ln जो सारी फैक्टोरियल को ओपन करके उसकी सारी वैल्यूज़ असेंडिंग ऑर्डर में। अब आपको पता है अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका फैक्टोरियल उनका नेचुरल लॉगरिथम लिया जाए तो वो दोनों का नेचुरल लॉगरिथम जो है वो सम की फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसी तरह हमारे पास तो ये n फैक्टोरियल का नेचुरल लॉगरिथम है, तो ये सब का नेचुरल लॉगरिथम जो है वो सम की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। अब ये 1 to n नंबर्स का जो है नेचुरल लॉगरिथम है, तो मैं इसे समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ln n फैक्टोरियल जो है वो बराबर होगा समेशन x, और x की वैल्यू क्या होगी? 1 to n ln x। अब यहाँ पर x जो है उसकी वैल्यू 1 से n है, तो ये समेशन की फॉर्म में, क्योंकि ये समेशन है मेरे पास यहाँ पर, ये देखें, तो मैं इसे समेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकता हूँ। और x हमारे पास कोई भी इंटीजर है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 से n तक हो सकती है। अगर हमारे पास x की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज हो जाएगी अगर हमारे पास n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो ln x की वैल्यू हमारे पास ये भी नेचुरल लॉगरिथम जो हो जाएगा समेशन बहुत लार्ज नंबर ऑफ x की वैल्यूज़ के ऊपर होगा। अब अगर मैं x और ln x के दरमियान ग्राफ ड्रा करूं तो वो ग्राफ मेरे पास कुछ इस तरह का आता है। बार ग्राफ है और ये x की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ जो है आप देखें कि ये एक तरह का एक्सपोनेंशियल जो है वो आपके पास ग्राफ आ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बार ग्राफ है। अगर x की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊँगा तो क्या होगा? ये जो बार है इसकी ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार की विड्थ थी ये डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। अगर मैं x बढ़ाता जाऊँगा, बहुत बड़ी वैल्यूज़ करता जाऊँगा, तो क्या होगा कि ये जो आपके पास एक बार है ये वाली, इसकी जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी,
और जब इसकी विड्थ कम होना शुरू होगी तो एक्चुअल में होगा क्या। अगर मैं इसको एक कर्व से मैंने ज्वाइन किया हुआ, इस कर्व में देखें तो ये जो पहला बार है ग्राफ है उसमें इतना पार्ट जो है वो कर्व से बाहर है और इतनी जो है वो एम्प्टी स्पेस है कर्व के अंदर। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू को लार्ज करता जाऊंगा तो मेरी विड्थ जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जब विड्थ कम होना शुरू हो जाएगी तो ये जो बाहर है कर्व से और जो एम्प्टी स्पेस है कर्व के इनसाइड, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व ले लूँ फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ x के लिए, तो एक्चुअल में वो क्या होगा, वो इन जो जितनी भी डिस्क्रीट बार्स हैं इन सब के एरिया का सम के इक्वल होगा। कंडीशन क्या है, अगर x की वैल्यू बहुत लार्ज हो, और x की वैल्यू कब लार्ज होगी, जब हमारे पास n की वैल्यू बहुत लार्ज हो, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है x जो है वो n पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू लार्ज होगी तो x की वैल्यू भी बहुत लार्ज होगी। जब x की वैल्यू बहुत लार्ज होगी तो हम कह सकते हैं कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो ln x की समेशन है बेसिकली। तो अगर मैं इसको एरिया अंडर द कर्व किसी भी कर्व के लिए अगर हम निकालें तो हम समेशन को इंटीग्रल से रिप्लेस कर देंगे और उसकी वैल्यू हम क्या लेंगे कि 1 से n तक और ln x dx। तो लार्ज वैल्यूज़ ऑफ x के लिए जो समेशन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, इंटीग्रल से रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा। अब ये जो पीछे वाला मेरा इंटीग्रल था, अगर अब मैं ये देखूं तो इसमें मेरे पास ln x जो है वो अननोन है। अब मैं ln x को फाइंड आउट करता हूँ। चलें, मैं डेरिवेटिव लेने की कोशिश करता हूँ x और ln x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डेरिवेटिव लें dx ln x ओवर dx तो वो कैसे आएगा, हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई होगा। पहले x की डेरिवेशन जो कि 1 होगी और ln x एज इट इज़, फिर x एज इट इज़ और ln x की डेरिवेशन जो कि 1 ओवर x होगी। ये x से इस x को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास ln x इंटू 1 ln x आएगा और यहाँ पर 1 आ गया। अब इस 1 को अगर मैं रीअरेंज करूँ जैसे इस एक्सप्रेशन को, तो दूसरी साइड पर 1 को ले जाऊँ तो ये dx ln x ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू ln x आ गया। तो ये मैंने क्या फाइंड आउट कर ली, ln x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इस ln x की वैल्यू मैं इंटीग्रल में वापस पुट करता हूँ। चलें, अब मैंने ln x की वैल्यू जो है वो अपने इंटीग्रल के अंदर वापस पुट की तो ये आ गया हमारे पास। मैंने ln x की वैल्यू पुट की। अब यहाँ पर मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक डेरिवेटिव ऑफ x ln x है और एक 1 है। जब डेरिवेटिव ऑफ ln x को मैं इंटीग्रल को सेपरेट कर दूंगा और ये -1 का इंटीग्रल अलहदा से आ गया। अब अगर डेरिवेटिव का इंटीग्रल ले तो सिंपली क्या होता है, डेरिवेशन जो है वो इंटीग्रल से कैंसिल हो जाती है और लिमिट्स हमारे पास 1 to n है तो लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। 1 का अगर डेरिवेटिव अगर dx की रिस्पेक्ट से क्या होगा, x होगा, तो लिमिट्स अप्लाई होंगी 1 to n। तो अब अगर मैं ये लिमिट्स अप्लाई करूं तो मेरे पास n ln n माइनस 1 ln 1 आएगा और फिर अगर मैं सेकंड पे लिमिट्स अप्लाई करूं तो ये n माइनस 1 आएगा। इसको अगर मैं ये देखता हूं कि ln 1 जो है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 जो है, ये 0 के इक्वल होता है, तो मेरी ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 हो जाएगी तो मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ ln n माइनस 1। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln फैक्टोरियल इज इक्वल टू n ln n माइनस n प्लस 1। अब ln n फैक्टोरियल मेरे पास इसके इक्वल आया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर लार्ज नंबर ऑफ n की वैल्यू अगर बहुत लार्ज होगी तो 1 बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, तो मैं इस 1 को इग्नोर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो है वो स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन आ गई। फाइनल रिज़ल्ट के ln n फैक्टोरियल जो होगा वो n ln n माइनस n के इक्वल होगा। चलिए हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि जो हमारा ln e है, जो हमारा ln e है ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। हम इसको
को ln e लेते हैं। तो यहाँ पर n के साथ जो है वो हमारे पास अगर 1 मल्टीप्लाई हो तो n पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 1 को ln e ले सकते हैं। तो ये टर्म ऐसे आएगी। अब ये जो n था इसको मैं लॉगरिथम के अगर अंदर लेके जाऊंगा तो ये n की पावर बन जाएगा। इसी तरह ये n यहाँ पर e की पावर बन जाएगा, लेकिन मैं n को नहीं लेकर जाऊंगा, मैं माइनस n को अंदर लेकर जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा मेरे पास। तो ये ln e की पावर माइनस n। अब देखें इन तीनों टर्म्स में नेचुरल लॉगरिथम आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। अगर मैं इसको इन दोनों को अगर कंबाइन कर देता हूँ तो ये मेरे पास ln n की पावर n प्लस साइन है, तो ये प्रोडक्ट किस फॉर्म में आ जाएगा दोनों नेचुरल लॉगरिथम के अंदर, n e की पावर माइनस n। अब इधर भी नेचुरल लॉगरिथम है, इधर भी नेचुरल लॉगरिथम है। अगर अब मैं एंटी लॉग लूँ तो मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, यहाँ पर भी ln कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर भी ln कैंसिल हो जाएगा एंटी लॉग लेने से। तो n फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया, n की पावर n e की पावर माइनस n, जो कि हमारे रिक्वायर्ड स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन है। तो इस तरीके से हम अगर इन अप्रॉक्सीमेशन को अपनी स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स के अंदर यूज़ करें कोई भी प्रॉब्लम्स की कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन के लिए, तो हमारा काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है कि ये स्टिलिंग अप्रॉक्सीमेशन का आर्टिकल आपको समझ आ गया हो।